GT90 को बिल्कुल खरीदना मत, क्योंकि इसकी स्क्रीन कैसी है, कौन सी गेमें मिलती हैं, वो गेमें चलती कैसी है, किसी ने YouTube पे टेस्ट ही नहीं करा अभी तक। इन्हीं सब चीजों को टेस्ट करने के लिए मैंने इसको मंगवा लिया और इसका डब्बा खोलने के बाद ऊपर से अपना ये G90 हैंडहेल्ड कंसोल निकला, जो फुल पन्नी वगैरह के अंदर लिपटा हुआ था। नीचे से निकला एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, जो एक ग्लास गार्ड नहीं है, सॉफ्ट वाला प्रोटेक्टर है। फिर एक चार्जिंग केबल निकली, जो C टाइप टू USB की केबल है, एंड अडेप्टर नहीं निकलता, जो अडेप्टर आपको अलग से लगाना पड़ता है। फिर एक यूजर मैनुअल और कुछ वाइप्स थी स्क्रीन गार्ड को अप्लाई करने के लिए। डब्बे की फीलिंग तो बढ़िया थी, लेकिन जैसे इसको पहली बार देखते हैं सीधा ही एक चीज दिमाग में आती है कि फुल्ली इसका डिजाइन निंटेंडो स्विच से इंस्पायर्ड है, या मैं कहूं कॉपीड है। बस उसके अंदर रिमूवेबल जॉयकॉन्स मिलते हैं, लेकिन इसके जॉयकॉन्स फुल्ली अटैच्ड है, पक्के हैं। कि जॉयस्टिक्स भी निंटेंडो की जॉयस्टिक की कॉपी करने की कोशिश की हुई है, लेकिन उसकी जॉयस्टिक की सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है, ये उसको कहीं से भी सक्सेसफुली कॉपी नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी जॉयस्टिक्स बहुत छोटी है, बहुत ही अंदर दसी हुई है, एंड बिल्कुल भी कंट्रोल फील नहीं होता इसके अंदर। एंड वही अगर मैं बात करूं इसके डी पैड की, उसकी फीलिंग भी बहुत ही लो क्वालिटी है, क्योंकि बटन हिलते हैं, क्लिकी फीलिंग भी अच्छी नहीं है। सेम गोज फॉर द डी पैड, गैप है, स्पेसिंग है। फ्रंट के ऊपर ये जो X और Y है, ये दोनों स्पीकर्स हैं। इसके अंदर आपको 7 इंचेस की IPS डिस्प्ले मिलती है, और इसके L1 R1 वाले बटन्स भी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे क्लिकी बटन्स हैं। ओवरऑल बिल्ड है तो सॉलिड है, सिर्फ बटन्स के अंदर थोड़ा सा मात खा गए। फिर इसके ऊपर वाली साइड ही मिलते हैं सारे के सारे पोर्ट्स, जिसके अंदर से सेंटर वाले C टाइप से ये कंसोल चार्ज होता है। के साथ पे लिखा हुआ है USB, जिस पोर्ट से आप अपना एक्सटर्नल कंट्रोलर कनेक्ट कर सकते हो। मतलब के C टाइप टू USB के अंदर कन्वर्ट करके वो कंट्रोलर के USB सॉकेट इसके अंदर लगा के आराम से कंट्रोलर कनेक्ट हो जाता है। फिर उस कंट्रोलर को कनेक्ट करने का मतलब ही क्या है ना, तो इसके अंदर मिलती है एक HDMI आउट की आउटपुट, जिसके साथ आप इसकी स्क्रीन को अपने टीवी की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो एक HDMI आउटपुटर के थ्रू। तो फिर इसको आप कंट्रोलर लगा के अपने टीवी के साथ आराम से खेल सकते हो, कंसोल बना के। फुल निंटेंडो का पीछा करा हुआ है भाई। उसके अलावा इसके अंदर एक मिलता है SD कार्ड, जो SD कार्ड एक 64 GB का SD कार्ड है, एंड एक निहायती देसी कार्ड है, जो गेम खेलते हुए कभी भी क्रैश हो सकता है। इसीलिए अगर आपको ये डिवाइस यूज करना है, तो इस SD कार्ड को क्लोन करके एक ब्रांडेड वाले SD कार्ड में कन्वर्ट कर लेना, ताकि क्रैश वगैरह वाली दिक्कत ना हो। और आप इस डिवाइस के अंदर 128 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। इससे बड़ा मेमोरी कार्ड इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इतनी ही एक्सपेंडेबल स्टोरेज की कैपेसिटी है। फिर बात आती है इसके बटन्स की, कि इसके ये सारे उल्टे सीधे बटन कोई काम करते भी हैं, ये बस है ऐसे ही। सबसे पहले इसका ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे है, अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगा, लॉन्ग प्रेस करोगे तो शट डाउन हो जाएगा, लेकिन अगर सिंगल प्रेस करोगे तो ये स्लीप मोड के अंदर डल जाएगा, जिसकी बैटरी की परफॉर्मेंस आगे पता चली जाएगी। फिर इसके ऊपर लगे हुए ये प्लस और माइनस के बटन हैं, इसकी वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए। ये ES वाला बटन है किसी भी गेम से बाहर आने के लिए, ये SC का बटन है सिलेक्ट करने के लिए किसी भी गेम के अंदर जाके, और ये ST का बटन है सेटिंग्स के लिए। अगर आपको इसका इंटरफेस चेंज करना है, थीम चेंज करना है, साउंड कम ज्यादा करना है, ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, सारा कुछ ST में हो जाता है। अब अगर सब कुछ पता लग ही गया, तो मैं क्या इसका UI को भी पता कर लेंगे वो कैसा सा है। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम UI मिलता है, जैसा UI बाकी के सभी कंसोल्स और रेट्रो स्टिक्स में मिलता है, जिसको रेट्रो आर्क सॉफ्टवेयर कहते हैं। और पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि सभी गेम्स अलग अलग फोल्डर्स के अंदर डली हुई हैं। जौन सा कंसोल का नाम है उसी नाम से फोल्डर है, लेकिन ये UI है थोड़ा सा हैवी। तो मैं कहा इसको फुल तेज सारा कुछ लोड करके देखे, क्या ये UI लैग तो नहीं होता। आई वॉज प्रीटी हैप्पी, क्योंकि सारा कुछ तेज हो रहा था, फोटोज लोड हो रही थी, कंसोल्स चेंज हो रहे थे, कहीं से भी कोई भी जिटर और लैग एक्सपीरियंस नहीं आया मेरे। फिर अगर UI की बात हो रही हो, तो UI के अंदर गेम्स की भी बात कर लें कि इसकी गेमिंग लाइब्रेरी कैसी है भाई। फ्रॉम 1970 टू 2004 तक की सभी गेम्स मिल जाती हैं। अटारी, मेमे, कैपकॉम, सेगा, निंटेंडो, PS1, PSP, भर के दुनिया जहान की गेमें मिल जाती हैं, जो सभी मिला के ऑलमोस्ट ये कहते हैं 20,000 25,000 गेमें मिलती हैं भाई साहब। तो ऑन पेपर यस 20-25 हजार मिलती हैं, पर असली के अंदर आपको वही 300-400 सही रिकॉग्नाइज्ड गेम्स मिलती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जितनी भी कैपकॉम और मेमे की गेम्स हैं, वो सारी की सारी रिपीट होती हैं, जैसे फाइटर वाली या पैकमैन की गेम। तो आप एक खेल के दोबारा दूसरी क्यों ही खेलोगे भाई। इसीलिए कभी भी गेम्स के नंबर से इंप्रेस होके कोई भी गेम स्टिक ना खरीदना। एंड इसके अंदर वो गेम्स को रन करने के लिए लिनक्स 5.1 रेट्रो आर्क मिलता है हमें, जिसको रेट्रो आर्क चलाना
चलाता है वो आराम से जितनी मर्जी गेम में इसके अंदर डाल सकता है। कुछ नहीं करना गेम में डाउनलोड करने के लिए, इंटरनेट से रोम इंस्टॉल करो रेट्रो गेम्स की और जाके वो वाला रोम उस कंसोल के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दो जिस कंसोल की रोम है। जस्ट इतना करने के बाद सारी की सारी गेम्स आपके कंसोल पे दिखने लग जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली प्ले कर सकते हो, क्योंकि इसमें रेट्रो आर्क है और बहुत सारी मोस्ट ऑफ बायोस फाइल्स ऑलरेडी हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। हाँ, अगर आपको ज्यादा पंगे लेने हैं, PS2 की गेम में खेलनी है, ये वो बायोस फाइलें ऐड कर लेना, काम हो जाएगा भाई। लेकिन अब बात आती है गेमिंग एक्सपीरियंस की, और गेमिंग हमने किस पे एक्सपीरियंस कर रही है, इसकी स्क्रीन के ऊपर। वो कैसी है भाई? उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सिमर भैया जिन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट भेजा। उनका एक अपना गेमिंग स्टोर और यूट्यूब चैनल भी है Tier 1 गेमिंग नाम का, जहां पे वो प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, निंटेंडो, उनकी सीढ़ियां, स्टीयरिंग व्हील, दुनिया जहान की ब्रांड न्यू और सेकंड हैंड चीजों में डील करते हैं। आप उनसे कंसोल खरीदने की और बेचने की बात कर सकते हो। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया 7 इंच की अच्छी खासी बड़ी IPS स्क्रीन मिलती है इस पे, जो स्क्रीन को मैंने आउटडोर के अंदर टेस्ट करा एंड आई वाज प्रीटी हैप्पी विद द ब्राइटनेस, क्योंकि मैं इसको 80% ब्राइटनेस पे यूज कर रहा था। स्टिल मैं बाहर बैठ के इसको अच्छे से यूज कर पा रहा था, लेकिन बिल्कुल फुल धूप के अंदर ब्राइटनेस हल्की सी फिक्की हो जाती है। पर लेट्स बी रियल, इतनी धूप के अंदर, गर्मी के अंदर कौन ही बैठ के गेम में खेलने वाला है। एक चीज थोड़ी सी और थी, अगर मैं इसको आउटडोर्स के अंदर यूज करता हूं तो आपको थोड़ी एक रिफ्लेक्टिव स्क्रीन मिलती है, जिस वजह से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और थोड़ा सा आईज पे जोर पड़ता है। एंड जैसे ही मैं गेम में खेलने शुरू करता हूं तो मैं देखता हूं कि स्क्रीन बड़ी होने की वजह से थोड़े से वो पिक्सल्स फाड़ती है, बट कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसकी बड़ी स्क्रीन इसका एक बहुत अच्छा खासा यूएसपी है भाई। मैं कहा अगर अब गेम में खेल ही रहा हूं तो आपको एक्सपीरियंस भी बता दूं कि जैसे ही मैं रेट्रो गेम्स खेलने लगा, उसके वाइब्रेंट पंची कलर्स इसकी पंची स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे रेट्रो गेम्स के अंदर कोई भी इनपुट लैग नहीं महसूस हुआ। जब भी मैं एक्शन करता हूं तभी एक्शन हो रहा था और फुल रेट्रो गेम में खेलने में बहुत मजा आ रहा था बड़ी स्क्रीन पे। लेकिन मैं जॉयस्टिक से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था रेट्रो गेम्स को, क्योंकि पहले तो रेट्रो गेम्स के अंदर ये टेढ़े वाला कंट्रोल रजिस्टर ही नहीं होता। अगर कभी भी मेरी जॉयस्टिक ऐसे जाने के बजाय टेढ़े के अंदर जाएगी तो मेरा बंदा मिस मार देगा, जिस वजह से मारियो मर जाएगा। तो इवेंचुअली मुझे डी पैड से ही कंट्रोल करना पड़ता है, जिसकी फीलिंग थोड़ी हल्की है, मैंने बताया था। पर इस चीज के अलावा फुल रेट्रो गेम्स वाज क्रिस्प, एंजॉयबल। लेकिन असली टेस्टिंग होती है इसकी PSP की गेमों के अंदर। उसके लिए मैंने सबसे पहले खेली गॉड ऑफ वॉर, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांडिंग गेम है। एक ही टाइम पे बहुत सारे बंदे दिखते हैं तो उतना ही ज्यादा जीपीयू पे लोड होता है। जैसे ही मैंने गॉड ऑफ वॉर को चलाया, एक बारी को मेरा दिल ही कच्चा हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो कटसीन्स प्ले ही नहीं हो रहे थे। अगर इस चीज की स्क्रीन थोड़ी बड़ी करी थी तो प्रोसेसर भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते, क्योंकि ये हाल है गेम चलने के, जो कि चल ही नहीं रही है। एंड जस्ट फुल स्क्रीन ब्लैक आ रही थी, आवाज बफर हो रही थी, मतलब कि एक बारी तो मूड खराब हो गया। लेकिन जैसे ही मैं आगे गया एंड गेम खेलनी शुरू करी तो गेम भी थोड़ी जिटरी और लैगी थी, पर मैं बंदे को कंट्रोल कर पा रहा था। मैं टोटली बटन को स्पैम नहीं कर रहा था। हाँ, बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप होते थे, पर ओवरऑल मैं गेम खेल पा रहा था कॉम्प्रोमाइज के साथ। फिर मैं कहा शायद यही गेम बहुत ज्यादा ग्राफिकली डिमांडिंग है, मैं GTA स्टोरीज टेस्ट कर लो, जो छोटे वाली GTA है, उसके कटसीन्स बढ़िया चल रहे थे, आवाज भी बफर नहीं हो रही थी। इस पॉइंट तक आई वाज लाइक गेम भी बढ़िया चलनी चाहिए। एंड जैसे ही मैंने गेम खेलनी शुरू करी, इट वाज रनिंग ओके ओके। अब ओके ओके का मतलब ये कि जब तक आप नॉर्मल गेम खेलते हो, कैजुअली गेम खेलते हो, तब तक गेम ठीक चलती है। पर जैसे ही एक फ्रेम के अंदर बहुत ज्यादा बंदे आ जाते हैं गॉड ऑफ वॉर जैसे, तो फ्रेम्स थोड़े ड्रॉप होने लग जाते हैं, क्योंकि जीपीयू के ऊपर लोड आ जाता है। एंड उन कंडीशनों के अंदर अगेन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज वाला सिस्टम है। एंड टेकन के अंदर थोड़ा ऑपोजिट फील हुआ कि गेम प्ले सही चल रहा था, लेकिन जितने भी बीच के कटसीन है उनके अंदर आवाजों का बफरिंग है। ओवरऑल PSP की गेम्स हाँ आप खेल सकते हो, लेकिन उतना फ्लुएंट नहीं है, कॉम्प्रोमाइजेस के साथ खेल सकते हो। और आधा एक घंटा गेमिंग करने के बाद इसकी बैक साइड भी थोड़ी वार्म होने लग जाती है, जिसके लिए ये इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने ऊपर और नीचे चिमनियां लगाई हैं ठंडा करने के लिए। गर्म होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं था। वही जितने FPS जितने लैग हो रहे थे उतने ही हो रहे थे, कुछ भी कम नहीं था, ज्यादा नहीं था, सब सेम चल रहा था। और अब बात है कि वो जो गेमिंग है वो आप कितनी देर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जिस पे मैंने पर्सनली दिन रात गेमिंग करके टेस्ट करा। एंड मेरे अंदाजे से 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा नॉर्मल गेम्स के अंदर, नॉर्मल यूज केस के अंदर। और मैंने इसको स्लीप मोड पे लगा के रात को भी छोड़ा एंड गेम खोल के छोड़ा। जहां पे गेम छोड़ी वहीं से स्टार्ट हो रही है भाई साहब।
इट्स गुड। और बैटरी भी डेड नहीं हुई। इट इज नाइस। स्टैंड बाय बैटरी इज गुड, बैटरी बैकअप इज गुड। बस एक प्रॉब्लम है इसकी बैटरी के ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। अगर आपकी बैटरी थोड़ी कम है और आपने इसको शट डाउन कर दिया बटन को लॉन्ग प्रेस करके, तो आपको यही नहीं पता कि वो दोबारा ऑन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अगर आपकी 15-20% बैटरी है, क्योंकि वो फुल ग्लिच मार देता है। तो उसके बाद आपको इसको दोबारा से फुल चार्ज करके फिर टर्न ऑन करना पड़ता है, जो थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सिरदर्दी है भाई। बाकी इसकी आवाज से मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं एक्स और वाई के अंदर से। अगर आप क्राउडी सिचुएशन के अंदर हो, आपको इसकी ऑडियो नहीं सुनती, बहुत कम सुनती है। लेकिन लेट्स बी रियल, कौन ही इसकी आवाजें सुनने वाला है। लेकिन अगर कभी आप ट्रेवलिंग कर रहे हो तो इसके अंदर एक ऑक्स का पोर्ट जरूर होना चाहिए था, जिसके साथ आप आराम से अपनी वाइब क्रिएट कर सकते थे। ऑक्स का पोर्ट इसमें नहीं है। पर ये सारी राम कथा तो होगी इसी G90 के बारे में। इसके साथ का एक और कंसोल मार्केट में अवेलेबल है, R50। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो R50 में 5 इंच की स्क्रीन मिलती है, लेकिन इसमें 7 इंच की, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। फिर R50 में आपको कोई भी स्क्रीन आउटपुट की ऑप्शन नहीं मिलती, जैसे इसके अंदर मिलती है। इसको हम अपने टीवी से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं कर सकते। अब पलड़ा भारी हो जाता है R50 का, क्योंकि वो एक इकलौता रेट्रो कंसोल है जिसके अंदर PS2 की GTA Vice City बड़े वाली टॉमी वाली चलती है, GTA 3 भी चलती है। और अगर PSP की गेमों की बात करूं तो इस कंसोल से ज्यादा बढ़िया गेमें चलती हैं उसमें, गॉड ऑफ वॉर, GTA स्टोरीज वगैरह। जहां पे इसकी 7 इंच की स्क्रीन इसकी पॉजिटिव साइड थी, ट्रैवलिंग करते हुए वही 7 इंच की स्क्रीन नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि इसका इतने बड़े साइज को कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं पे R50 को बड़ा इजीली कैरी कर सकते हो। तो अब भाई इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या, इसको ले छोड़े, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या सीन है? तो ऑनलाइन ये सारे कहीं 7,000 की रेंज की मिलती है, जो मेरे ओपिनियन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि 9-10 हजार में तो असली निंटेंडो लाइट मिल जाती है भाई। तो इस नकली वाली निंटेंडो को क्यों ले? तो अगर ये आपको ऑलमोस्ट 5,000 की रेंज में मिले एंड आपका बच्चा जिद कर रहा है कि निंटेंडो स्विच लेनी है, तो उसका शौक भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसको थोड़ी पता है निंटेंडो स्विच में कौन सी गेमें चलती है, रेट्रो चलती है, कौन सी चलती है। पर अगर आपने 5,000 ही लगाने हैं एंड आपको इसकी बड़ी स्क्रीन से इतना फर्क नहीं पड़ता, आपको एक ट्रैवल बड़ी चाहिए, तो आप मेरी R50 की ये वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उसमें PS2 की गेम्स मिलती हैं। पर अगर मेरी मानो तो 5 से 7 हजार में PS2 खरीदो, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, GTA Vice City, दुनिया जहान की गेमों का आनंद लो भाई, क्योंकि 20 साल बाद भी PS2 जिंदाबाद।